अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज का जो हमारा यूनिट है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एमडीकैट बायोलॉजी में और तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से हर दफ़ा एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो हम एक एक करके यूनिट डिस्कस करेंगे, साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं और साथ साथ अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर्ड भी करते जाना है। हम स्टार्ट जो करेंगे वो इसके कंपोनेंट से करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में जो स्पेशली नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। देखें, आपने एक वर्ड जो है वो सुना होगा, स्टिमुलस। यहीं से हम शुरू करेंगे। अब स्टिमुलस क्या होता है? किसी तरह की भी चेंज जो होती है वो किसी इंटरनल इन्वायरमेंट में आए या किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आए, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज क्या आ सकती है? कोई टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज क्या आ सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कोई वाटर का लेवल। इस तरह से जो भी चेंज आती है उसको हम ओवरऑल स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि ये स्टिमुलस जो होता है उसकी जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है जिसमें वो डिटेक्ट हो सकता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस होता है वो डिटेक्ट होता है और उसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टिमुलस भी होते हैं जो कि बिलो थ्रेशोल्ड होते हैं, जिसको बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। उनके लिए फिर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया जाता। जैसे हमारे हाथों में बैक्टीरिया है तो हमें पता नहीं चलता, हम उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इसी तरह से कुछ सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी होते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स भी इंटेंस होता है। लेकिन ये वाला जो टर्म है थ्रेशोल्ड, ये वो स्टिमुलस होता है जो कि किसी चेंज, ऐसी चेंज है जो डिटेक्ट हो सकती है। अब ये स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट कौन करते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। इस पे भी हमने डिटेल में बात करनी है। तो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उस चेंज को भेज दिया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और उसको कौन लेके जाएंगे? यहां से न्यूरॉन लेके जाएंगे जो कि है सेंसरी न्यूरॉन। इस पे भी हमने बात करनी है। और उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं जिन्होंने इसको रिसीव करना होता है। और आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इस पे भी हमने बात करनी है, डिटेल में हर एक पे बात करेंगे। अब उसके बाद जो ये न्यूरॉन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल भेजते हैं टूवर्ड्स द अफेक्टर थ्रू द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को वापस लेके आएंगे और वापस जब लेके आएंगे तो वो किसकी तरफ लेके आएंगे? वो अफेक्टर्स की तरफ लेके आएंगे। और अफेक्टर्स जो है दे विल शो द रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स शो करेंगे और जो रिस्पॉन्स होगा वो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह का स्टिमुलस आया है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन है कि किसी तरह की भी चेंज आती है एनवायरनमेंट के अंदर तो हम उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। अब समटाइम ये होता है कि हमने जैसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक पहले भी डिस्कस किया है कि अगर वो रिस्पॉन्स जो है इनवर्स होगा जिस तरह की भी चेंज आई है, जैसे मैंने थर्मो रेगुलेशन में पढ़ा था कि थर्मो रेगुलेशन में हम इनवर्स रिस्पॉन्स शो कर रहे थे और ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं वो इनवर्स होते हैं, इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो ज्यादातर फिनोमिना होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी हैं कि उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए जिस तरह का स्टिमुलस आया है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये तीन चीजें जो है आपने याद रखनी और इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो जाएंगे रिसेप्टर्स पे और रिसेप्टर पे डिस्कशन करेंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब जो रिसेप्टर्स हैं इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, इनको हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है। अब ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिसेप्टर क्या क्या रिसेप्टर हो सकता है? रिसेप्टर कोई एक ऑर्गन भी रिसेप्टर हो सकता है, याद रखना है। जैसे एक स्किन है, एक ऑर्गन रिसेप्टर के तौर पे काम कर सकता है। फिर रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है और रिसेप्टर कोई नर्व एंडिंग भी रिसेप्टर हो सकती है। तो तीन चीजें रिसेप्टर हो सकती हैं। अब इसमें जो मेन हमारे पास टॉपिक है वो है इनकी टाइप्स का। उस पे हम बात करेंगे कि इसमें टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो टाइप है उसमें मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ये भी हमने इसमें पढ़ने हैं। फिर इसी तरह से टाइप में जो है वो कीमो रिसेप्टर्स हैं, इन पे भी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, किस तरह से कौन सी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा इसमें फोटो रिसेप्टर्स हैं, इन पे बात करेंगे। फोटो रिसेप्टर्स के साथ ही इसमें थर्मो रिसेप्टर्स भी हैं और उसके अलावा इसमें है नोसिसेप्टर। अब मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर उसमें इनकी लोकेशन के बारे में और इनके फंक्शन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल यहाँ से पूछता हूँ, टेस्ट करता हूँ आपको कि क्या आपने कितना प्री रीड जो है वो अच्छे से किया हुआ है, तो बताएं कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं दैट फाउंड इन हाइपोथैलेमस। इस तरह से सवाल आ सकता है। हाइपोथैलेमस में कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? क्या हाइपो रिसेप्टर में थर्मो
और कीमो रिसेप्टर हाइपो रिसेप्टर के जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, क्या फोटो एंड नोसिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, या फोटो और थर्मो रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, या थर्मो कीमो एंड फोटो रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस में। तो देखिए जब इस तरह की ऑप्शन आ जाती हैं कि वो पेयर की फॉर्म में या दो दो तीन तीन करके वो ऑप्शन देना शुरू कर देता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसका जो आंसर है उसमें यह कि हाइपोथैलेमस में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कीमो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, ये दोनों के दोनों ऐसे रिसेप्टर हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपने इसको नोट कर लेना है। फिर इसी तरह से लोकेशन की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस की बजाय अगर मैं ये कहूं कि बताएं स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है उसमें थर्मो रिसेप्टर जो है ये भी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो नोसिसेप्टर है ये भी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं ये भी स्किन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो तीन ऐसे रिसेप्टर जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है, आपने ये भी नोट कर लेने हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। अब हम इनके एक एक करके फंक्शन देखते हैं जो कि इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कुछ तो ऐसे रिसेप्टर हैं जिनके नाम से पता चल जाएगा कि ये रिसेप्टर्स जो है वो किस चीज को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैकेनो रिसेप्टर की, तो मैकेनो रिसेप्टर कौन कौन सी चीज को डिटेक्ट करते हैं? मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं टच को, इन्होंने टच को डिटेक्ट करना है, इन्होंने प्रेशर को डिटेक्ट करना है, इन्होंने हेयरिंग को डिटेक्ट करना है, उसके लिए यूज होते हैं। इसी तरह से वाइब्रेशन जो है उसके लिए जो रिसेप्टर है उनको भी हम मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच के लिए है, फिर इक्विलिब्रियम के लिए है। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इवन जो साउंड के लिए, जैसे मैंने हियरिंग के लिए लिखा है, यहाँ पे साउंड के लिए भी लिख सकता हूँ। अब मैकेनो रिसेप्टर जो है इसकी एग्जांपल क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कि कौन कौन से मैकेनो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर है या स्किन के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें जो आपके पास एग्जांपल्स हैं उसके अंदर आपने याद रख लेना है, लाइक जो मिजनर्स कॉर्पिसल्स हैं ये भी मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह से पेसिनियन कॉर्पिसल जो है ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा रिफनीज एंडिंग ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। फिर इसी तरह से मर्कल्स डिस्क जो होती हैं ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। और उसके अलावा जो हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। आपने इन तमाम की जो एग्जांपल है ये सारी की सारी याद रखनी है कि ये मैकेनो रिसेप्टर से रिलेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक एक दो दो पॉइंट ऐड करते जाएंगे साथ ही, क्योंकि स्किन के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि ये रिसेप्टर क्या क्या चीजें जो है इनको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं मिजनर्स कॉर्पिसल्स की। मिजनर्स कॉर्पिसल जो डिटेक्ट करते हैं वो लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा टेक्सचर एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, इनको डिटेक्ट जो है वो मिजनर्स कॉर्पिसल्स करते हैं, जो कि डर्मस ऑफ हेयरलेस स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेसिनियन कॉर्पिसल्स की। ये डिटेक्ट करते हैं डीप प्रेशर को, और इसी तरह से ये वाइब्रेशन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो पेसिनियन कॉर्पिसल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं डीप इन द स्किन, ये स्किन के अंदर डीप प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने मिजनर कॉर्पिसल की बात की कि ये डर्मस के अंदर प्रेजेंट है, और पेसिनियन कॉर्पिसल्स होते हैं वो लोअर साइड के अंदर हाइपोडर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं रुफनीज एंडिंग पे। रुफनीज एंडिंग होती है ये डिटेक्ट करती है स्ट्रेच को, ये भी स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं, और सस्टेन्ड प्रेशर इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो आपको रुफनीज एंडिंग मिलेंगी। और इनकी अगर लोकेशन देखें तो ये डर्मस में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इसमें आपने जो पेसिनियम कॉर्पिसल जो है, यहां ये सवाल कई दफा पेपर के अंदर आया है, तो इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है कि ये लोअर डर्मस में प्रेजेंट होते हैं, या सिंपली मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये हाइपोडर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का सवाल इसमें आ सकता है। फिर इसके अलावा जो मर्कल्स डिस्क होते हैं ये भी सिमिलरली जिस तरह से रुफनीज एंडिंग होती हैं, ये स्ट्रेच को और सस्टेन्ड प्रेशर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए स्किन के अंदर जो है ये भी डर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं मर्कल्स डिस्क। तो ये भी रुफनीज एंडिंग की तरह के ही जो स्टिमुलस है उनको डिटेक्ट करेंगी। अब ये जो हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, एक तो ये आपने याद रखना है कि ये फ्री नर्व एंडिंग होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग। और इसके साथ साथ ये बेस ऑफ हेयर, क्योंकि हमने इसमें हेयर एंड फॉलिकल कहते हैं या हेयर फॉलिकल रिसेप्टर कहते हैं, तो बेस ऑफ हेयर पे ही होते हैं। और ये किस चीज को डिटेक्ट करते हैं ये आपने याद रखना है कि ये जो क्रूड टच होता है, ऊपर हमने पढ़ा था मिजनर कॉर्पिसल्स में कि वो लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं,
इन्होंने क्रूड टच को डिटेक्ट करना है। इसके अलावा पेन के लिए भी यही रिसेप्टर्स होते हैं, और जो टेम्परेचर होता है उसके लिए जो टेम्परेचर या हीट में चेंज आते हैं उसको भी इसने डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि ये क्रूड टच होता है वही पेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं, इनकी लोकेशन भी याद रखनी है और साथ आपने इनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो भी याद रखने हैं। अब जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर देखें हमने यहाँ 2-3 दफा वर्ड ये यूज हुआ है, प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर। तो स्पेसिफिकली एक टर्म पूछी जा सकती है कि जैसे मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ बैरो रिसेप्टर, एक दफा ये एग्जाम के अंदर आ भी चुकी है। तो बैरो रिसेप्टर ऐसे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। इसी तरह से एक टर्म फोनो रिसेप्टर्स की भी है, फोनो रिसेप्टर जो है वो जो है वो में साउंड जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स है, ये भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो बाकी रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, उन पे हम बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है वहां से भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स पे, जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो सिंपली अगर तो इसका नाम से देखेंगे तो ये सवाल आ सकता है कि ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इतना आसान सवाल नहीं आता। आपको केमिकल्स के अंदर ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों जो है उसको ये डिटेक्ट करेंगे। तो जो जो चीजें केमिकल के अंदर आती हैं वो सारी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब इसके अंदर स्मेल है, इसके लिए भी ये है। इसी तरह से टेस्ट के लिए जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड के अंदर है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कीमो रिसेप्टर होते हैं। फिर इसी तरह से ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कीमो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर जो है वाटर इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो वाटर है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी स्पेसिफिकली ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखने हैं। अब जैसा कि यहाँ मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं कि स्मेल के लिए है, टेस्ट के लिए। स्मेल के लिए अब नेम है छोटे छोटे जो आपने याद रखे, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। स्मेल के लिए जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी या उसके लिए ऑल्फैक्शन वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से जो टेस्ट है इसके लिए गस्टेटरी या गस्टेशन वर्ड यूज किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन जो है इसमें पेपर में पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह से जो वाटर को डिटेक्ट करते हैं इसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इनकी लोकेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ तरह के जो रिसेप्टर्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट। फिर इनकी लोकेशन कहाँ पर, आप स्मेल के लिए है और आप जानते हैं कि ये नॉस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मेल के लिए नेजल कैविटी के अंदर। टेस्ट के लिए अगर आप गस्टेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो इनकी जो डिटेक्शन है वो कौन कौन सी चीजें यहाँ कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, आपने ये भी इसमें याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मोरिसेप्टर्स की। थर्मोरिसेप्टर जो है ये डिटेक्ट करते हैं हीट एंड कोल्ड को, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कहां कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन के अंदर भी प्रेजेंट है और साथ साथ ये हाइपोथैलेमस के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम बात कर लें फोटो रिसेप्टर की, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोटो लाइट, और वो हीट के लिए है और हीट और कोल्ड दोनों के लिए, और ये लाइट के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी प्रेजेंस कहां पर है इस पे हम बात करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ आई में, और जैसा कि आपने इनकी अगर हम एग्जांपल देते हैं, सेल्स पड़े हुए हैं, रॉड्स एंड कॉन सेल। तो ये दोनों इनकी एग्जांपल है। तो ये फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर के बाद हम बात कर लेते हैं नोसिसेप्टर की। नोसिसेप्टर जो होते हैं ये स्पेसिफिकली पेन के लिए होते हैं। इनको हम वर्ड पेन रिसेप्टर्स भी यूज करते हैं। अब जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये आप जानते हैं कि टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब टिश्यू डैमेज होता है तो उसी से एक्चुअली पेन जनरेट होती है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए अब इसकी अगर आप लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन में ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसके अलावा स्किन में है, इसके अलावा ये जॉइंट्स में भी होते हैं, और इंटरनल जो विसरा है यानी जो सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन है वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि ये फ्री नर्व एंडिंग होती है। जैसे हम ऊपर बात करके आए कि जो फ्री नर्व एंडिंग होती है वो एक्चुअली क्रूड टच के लिए और पेन के लिए, पेन को डिटेक्ट करने के लिए वो यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं इन रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। सिर्फ एक दो पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल किस तरह से होती है। तो ये याद रखना है कि रिसेप्टर्स होते हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके अंदर 2-3 फिगर्स हैं, उसमें याद रखना है कि जो पेन रिसेप्टर है वो सबसे ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर। पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम्स होते हैं, दे आर मोर अबंडेंट देन द कोल्ड रिसेप्टर्स। ये इनसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। और कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं इनसे ये 10 टाइम्स ज्यादा अबंडेंट होते हैं, किससे 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द हीट रिसेप्टर। तो इसका मतलब है कि सबसे कम जो
रिसेप्टर्स होते हैं वो हीट होते हैं, और सबसे ज्यादा जो अबंडेंटली रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स वाला टॉपिक था, अब इसमें से इससे बाहर से सवाल पेपर में नहीं आ सकता। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो आपका जो एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे इसमें से कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इसी तरह से वन बाय वन अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूरॉन्स का है। न्यूरॉन के बारे में आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी होता है नर्वस सिस्टम का। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अब न्यूरॉन की हम बात करें तो इसका काम जो है वो कंडक्शन होता है। ठीक है, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। लेकिन ये नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स के साथ साथ आपको कुछ नॉन न्यूरोनल सेल्स भी मिलते हैं। ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनके लिए हम बात करते हैं ग्लायल सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, यानी इनका काम कंडक्शन नहीं होता। तो अगर इनका काम कंडक्शन नहीं है तो फिर इनका काम क्या होता है? इनका काम प्रोटेक्शन देना है, उसके इन्वायरमेंट को सुटेबल बनाना है, इंसुलेशन के अंदर जब वो रोल प्ले करते हैं। अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होते हैं। तो ये सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से हैं, यहां से सवाल आ सकता है। एक तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, दूसरा एक एक जस्ट इनका फंक्शन है वो याद रख लेना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं उनका नाम है, एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, जो वो काम सीएनएस के अंदर करते हैं, यानी इनका काम जो है वो मेनली इंसुलेशन प्रोवाइड करना है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो सेम फंक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो शिवॉन सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो शिवॉन सेल्स भी इसी तरह से इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे नर्व इंपल्स की स्पीड जो है वो भी तेज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूछा जाए ग्लाइल सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो उसका आंसर शिवॉन सेल्स होगा, और अगर पूछा जाए ग्लाइल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो उसका जो है वो नाम होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन इसके साथ साथ दो नाम आपने और याद रखने हैं, एक सीएनएस में और एक पीएनएस के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनदर फॉर्म ऑफ ग्लाइल सेल्स जो हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो ये सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं सैटेलाइट सेल्स। इनका काम भी एस्ट्रोसाइट्स की तरह का होता है, यानी ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन को। तो ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा जो कि न्यूरॉन को, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो सैटेलाइट सेल्स होगा इसका ये काम होता है दैट सेट द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के लिए जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट जो है या उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना है, उसका जो रोल है वो सैटेलाइट सेल परफॉर्म करेंगे। तो ये कंडक्शन नहीं करेंगे, नॉन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। फिर आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो कि कंडक्शन करते हैं, एक पॉइंट और जो न्यूरॉन सेल्स के लिए सवाल मोस्टली पेपर के अंदर आ जाता है कि न्यूरॉन्स होते हैं दे वंस मैच्योर्ड, एक दफा जब ये मैच्योर हो जाते हैं दे कैन नॉट डिवाइड। तो ये सवाल पेपर में अक्सर आया है कि कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, तो उसमें से एक न्यूरॉन का सेल भी है जो कि डिवाइड नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि बताएं न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली जो है वो देखेंगे कि इसमें पार्ट कौन कौन से हैं और उनके जो है वो फंक्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे आप जानते हैं कि इस तरह से ब्रांचिंग अराइज होती है न्यूरॉन में से, जो कि उसकी सेल बॉडी से अराइज होती हैं। तो इन ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो आपको ये एक तो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिलते हैं, और साथ याद रखना है कि ये पार्ट जो होता है ये भी नॉन माइलिनेटेड होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ सकता है, नॉन माइलिनेटेड है। अब समटाइम कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम एक वर्ड जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। तो अगर ये डेंड्राइट जो होते हैं वो सिंगल है, ब्रांचिंग नहीं है, और वो एक लॉन्ग फाइबर की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि जो डेंड्रॉन होता है वो माइलिनेटेड हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सॉन की तरह का ये रोल प्ले करता है, ये माइलिनेटेड हो सकता है। तो जैसे सेंसरी न्यूरॉन के अंदर हम आगे डिफरेंट न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, वहां पे इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांचिंग लाइक है, सेल बॉडी से राइज होते हैं और उनमें कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। अब उसके बाद जहां से अराइज हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट है जो कि मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है किसी भी न्यूरॉन का,
इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी भी वर्ड यूज होता है और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सोमा। तो सेल बॉडी या सोमा यहां याद रखना है कि दैट्स द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट। ये इसके अंदर मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है, जो कि अगर कोई अदर पार्ट डैमेज हो जाता है, लाइक डेंड्राइट डैमेज हो जाए या एक्सॉन डैमेज हो जाए, तो ये उसको रीजनरेट कर सकता है। लेकिन अगर सेल बॉडी ही डैमेज हो गई तो इसका मतलब है कि फिर न्यूरॉन जो है फर्दर वर्क नहीं कर सकता। तो सेल बॉडी सोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑर्गेनल्स कौन कौन सी होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफा एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है। इसके अंदर जो है वो मेनली ये सवाल भी पेपर में आता है कि न्यूक्लियस किस पार्ट के अंदर होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसमें जो है वो राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसमें जो गोल्जी बॉडीज हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी ऑर्गेनल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर इसी तरह से यहाँ हम एक और टर्म भी डिस्कस करते हैं इसके लिए कि यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, वो भी इसका पार्ट होते हैं। अब ये निसल ग्रेन्यूल हैं क्या? अब ये स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम दोनों जब आपसे मिल जाते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं और यहाँ पर इनका काम वही फंक्शन होता है जैसा कि ओवरऑल हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लेते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है ये रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सॉन, जो कि एक लॉन्ग थिन प्रोसेस होती है, सेल बॉडी से अराइज होती है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये वाला पार्ट जो है ये एक्सॉन है। इसके अंदर भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इस मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और ये सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके आएगा। तो इसका मतलब सिग्नल को अवे लेके जाएगा एक्सॉन, और अगर टुवर्ड सेल बॉडी लेके जाएगा तो वो डेंड्राइट्स होंगे। अब इसमें यहां पर एक कोनिकल सी प्रोजेक्शन होती है, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली जब ये सेल बॉडी से अराइज हो रहा होता है, इसको आपने याद रखना है कि दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्सोनल हिलॉक। अब ये एक्सोनल हिलॉक जो है इट्स अ कोनिकल पार्ट और ये एक्चुअली जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको जनरेट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल आगे पास करना है। तो यहां ये बात याद रखनी है कि दैट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बताएं एक्सॉन के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सवाल भी पेपर के अंदर आ सकता है, क्योंकि जैसे हमने निसल्स ग्रेन्यूल और अदर ऑर्गेनल सेल बॉडी के अंदर देखे, इसी तरह से आपने ये भी याद रखना है कि एक्सोन में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स है। अब जो एक्सोन है इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा बाकी ऑर्गेनल्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, इसी तरह से इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर बाकी जो ऑर्गेनल जैसे हमने ऊपर पढ़ी हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल बॉडी के अंदर, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी बॉडीज जो है वो भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो एक्सोप्लाज्म है एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म होता है एक्सोन का, उसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब हम एक्सोन को फर्दर अगर देखें तो एक्सोन जहां पे एंड होता है, अब इसकी लेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा हो सकती है। यानी अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर आपको मीटर तक भी मिल सकती है, क्योंकि हम आगे बात करेंगे जो एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन है उसकी 1 मीटर तक लेंथ जो है वो हो सकती है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा और ये जो एक्सोन होता है इट्स अ माइलिनेटेड पार्ट, तो आपको इसके ऊपर भी माइलिन शीट जो है वो नजर आती है, तो ये माइलिनेटेड होगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी एंड्स हैं या इनकी टिप्स हैं जहां पर ये खत्म होता है, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सोनल टर्मिनल, और उस एक्सोनल टर्मिनल जो है उसके ऊपर एक्सोनल टिप्स होती हैं और इन टिप्स के अंदर केमिकल जनरेट होते हैं। और जो केमिकल्स यहां पर जनरेट होते हैं आप जानते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। हमने आगे साइनेप्स पढ़ना है, वहां पर हम देखेंगे कि सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर जनरेट होते हैं। और यही वजह है कि जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो एक्सोन से आगे डेंड्राइट को सिग्नल जाएगा, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो एक्सोन की टिप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्नल आगे डेंड्राइट को देते हैं। तो सिग्नल की ट्रांसमिशन किस तरह से है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और जो एक्सोन होते हैं ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी,
तो सेल बॉडी जो होती है इनके दरमियान में वो पार्ट है जिसने सिग्नल को आगे एक से रिसीव करना है और दूसरे को ट्रांसमिट करना है। अब हम एक्सॉन की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड पार्ट है, तो इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो एक्सॉन की ये प्रॉपर्टी है मेनली, या जो इनमें डेंड्रोन होते हैं उनके अंदर भी होता है। सो दिस इज द माइलिन शीट। अब ये माइलिन शीट क्या करती है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ये स्पीड को तेज करती है। आगे हमने न्यूरॉन पढ़ने, सॉल्टेटिंग न्यूरॉन, वहां पर हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इन माइलिन शीट्स के दरमियान में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और वहां से एक्चुअली नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है। क्योंकि जो देखें, माइलिन शीट इज इंसुलेटर, इट्स नॉट कंडक्टर। अब इससे पहले एक सवाल एमडी का 2025 के अंदर ही पूछा गया है, आई थिंक आईबीए के अंदर आया है, कि बताएं ये क्या काम करती है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो है दैट इज द इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं। तो ये कंडक्ट नहीं करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी जरूर, लेकिन कंडक्शन इसने नहीं करनी। तो कंडक्शन जो होती है एक्सॉन में, वो किस पार्ट पे होती है? तो वो पार्ट जो के माइलिन शीट के अलावा होते हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये वाला पार्ट जो है, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो ये वो पार्ट है न्यूरॉन के ऊपर जहां माइलिन शीट नहीं है, नॉन माइलिनेटेड होते हैं ये पार्ट, और एक्चुअली जो कंडक्शन होनी है वो इनसे गुजर के कंडक्शन होनी। और इसकी वजह से फिर साफ जाहिर है, जब नोड्स आएंगे फिर माइलिन आ जाएगी, वहां से वो कंडक्ट नहीं करे तो वहां से जंप करके आगे नोड्स टू नोड्स मूव करना शुरू कर देती है, जिसको हम सोल्टेटरी नर्व्स भी, या उसकी सोल्टेटरी कंडक्शन एक वर्ड हम यूज करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अंदर आप जैसे कि जानते हैं कि 3 टाइप्स होती हैं। इसमें सेंसरी है, मोटर हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन है। तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। सबसे पहले जो न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के लिए आपने एक और नाम याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट का मतलब होता है इनटू। तो ये इस वजह से इसको हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा, टूवर्ड्स सीएनएस, इस वजह से इसका नाम एफरेंट न्यूरॉन है। दूसरा जो न्यूरॉन की टाइप है वो मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इफरेंट न्यूरॉन, ई से होगा। इफरेंट वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ, तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल को अवे फ्रॉम सीएनएस लेके जाएगा, सीएनएस से अवे लेके जाएगा। किस तरफ लेके जाएगा सीएनएस से अवे? टुवर्ड्स द अफेक्टर, और ये रिसेप्टर से लेकर जाएगा सीएनएस की तरफ। तो इसका मतलब है कि इसने लेके जाना है रिसेप्टर्स से सीएनएस की तरफ, और ये सिग्नल को लेके जाएगा सीएनएस से अफेक्टर्स की तरफ। अब ये भी आपने बात याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों जो न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, बोथ आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो तीसरा न्यूरॉन है, थर्ड टाइप जो न्यूरॉन की है, जिसको हम इंटरन्यूरॉन कहते हैं, और इसका एक और नाम जो है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन भी है। एसोसिएटिव के साथ साथ एक वर्ड इसमें रिले न्यूरॉन भी यूज होता है। लेकिन ये वाला जो न्यूरॉन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो इस तरह के सवाल भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चरली सबसे पहले देख लें चीजें, कि इसमें जो आपको डेंड्रोन है वो बड़े साइज का मिलेगा, लॉन्ग डेंड्रोन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसके अंदर डेंड्रोन जो है वो इस तरह का होता है, ये डेंड्रोन है, और इसी तरह से ये सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के बाद इसके अंदर ये एक्सोन का पार्ट आ जाता है। एक्सोन जो होता है वो इसके अंदर शॉर्ट होता है। तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि ये इसके अंदर सेल बॉडी है, क्योंकि समटाइम डायग्राम आ जाती है, आपने डायग्राम से रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा न्यूरॉन है। ये इसके अंदर डेंड्रोन है जो कि लॉन्ग है, और ये वाला इसके अंदर एक्सोन है जो कि डेंड्रोन से शॉर्ट है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसका डेंड्रोन के ऊपर भी माइलिन शीट होती है, और इसके एक्सोन के ऊपर जो है वो भी माइलिन शीट होती है। लेकिन जो मैसेज है वो उसी तरह से डेंड्रोन सेल बॉडी को मैसेज देंगे, और सेल बॉडी जो है वो आगे एक्सोन की तरफ मैसेज ट्रांसमिट करेगी। लेकिन जब मोटर न्यूरॉन की हम बात करते हैं, तो मोटर न्यूरॉन का जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आपने किस बेस पे आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो हमारे पास एक्सोन होता है वो लंबा होगा। तो इस तरह से एक्सोन इसके अंदर आपको लॉन्ग मिलेगा, और डेंड्राइट से वो शॉर्ट मिलेगा, जैसा कि हमने इससे पहले जो डायग्राम भी बनाई थी। तो इसमें जो एक्सोन है वो लॉन्ग है, और एक्सोन माइलिनेटेड भी है, इसके ऊपर आपको माइलिन शीट मिल रही है लाइक दिस, ये। तो इस तरह से आप इसको, अगर डायग्रामेटिकली चीजें आ जाती हैं तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला जो
न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन है। अब उसके बाद जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो न्यूरॉन में भी इस तरह से फाइबर्स अराइज होते हैं। एक तो आपने ये भी याद रखना है जैसे आपने जो है वो मोटर न्यूरॉन में देखें, लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो एक्सॉन है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है और इसमें एक्सॉन जो है वो बहुत ज्यादा थिन होता है। ठीक है, ये थिन है और इसके एक्सॉन के अंदर ये करेक्टर होती है कि इसका एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड होता है और ये पूरे का पूरा जो न्यूरॉन है वो नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है, लेकिन अब दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज ये है कि अगर आप मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन दोनों को आप देखते हैं तो दोनों को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये दोनों मल्टीपोलर है। क्यों बहुत मल्टीपोलर है? क्योंकि इसमें से सेल बॉडी से आप देखिए कितनी ज्यादा ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, ऊपर आपको डेंड्राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सेंसरी न्यूरॉन की तरफ आएंगे तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो यूनिपोलर है, या अगर इसको मजीद हम स्पेसिफाई कर ले तो इसको हम सूडो यूनिपोलर भी कहते हैं। अब सूडो यूनिपोलर जो है ये क्यों कहेंगे, उसकी वजह ये है कि इसमें से सेल बॉडी जो है उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो अराइज हो रही है। तो यहां पर देखेंगे इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी में से एक ही प्रोसेस निकल रही है या आउटग्रोथ निकल रही है, वो बाद में जाके दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इस वजह से इसका नाम सूडो यूनिपोलर है। लेकिन इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है इनको हम मल्टीपोलर कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिर अगर हम इनमें मजीद कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो इंटर न्यूरॉन है इसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सारे का सारा जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होता है। तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने भेजी है ब्रेन की तरफ वो उसको कौन इंटरप्रेट करेगा, जांचेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, तो वो इंटरन्यूरॉन ने करना है। तो इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये जो दोनों न्यूरॉन है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, ये बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो फिर ये सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते कैसे हैं और वापस कैसे लाते हैं? जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा तो कौन सा पार्ट कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाके? तो यहां मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें जो डेंड्रॉन होता है और इसकी जो सेल बॉडी होती है, ये दोनों पार्ट जो है ये आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, ये सीएनएस से बाहर ही होते हैं। लेकिन इसका फिर कौन सा पार्ट सीएनएस के अंदर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? तो एक्सोन जो होगा दैट इंटर इनटू, या वो सीएनएस के अंदर जाएगा और जाके कम्युनिकेट करेगा विद द इंटरन्यूरॉन। इसी तरह से अगर आप मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो मोटर न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी है एंड डेंड्राइट्स, और जो डेंड्राइट्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे इनसाइड द सीएनएस, और एक्सोन जो होगा इसका क्योंकि वो लॉन्ग है और वो बाहर आकर अफेक्टर के साथ मिलेगा तो वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। तो ये कुछ पॉइंट इसमें जो कि न्यूरॉन से रिलेटेड हैं, ये मस्ट आपने प्रिपेयर करने, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्स आर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब आप जानते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स आर्क होते हैं ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, और ये बहुत ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स होता है और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए। और वो जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई है वो एक अनयूजुअल स्टिमुलाई होता है, जैसा कि कोई शार्प पिन है या कोई शार्प निडल है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। इस तरह की कुछ अनयूजुअल कंडीशन होती हैं उसके लिए बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है। तो मोस्टली यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सिस के लिए, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में से कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि स्टिमुलस भी अनयूजुअल है तो साफ है उसके लिए रिस्पॉन्स हमें अपने बचाव के लिए होता है, जिसमें प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए विदड्रॉल ऑफ हैंड है कि अगर कोई शार्प पिन को लगता है तो हम उसको वापस कैच लेते हैं। तो यहाँ जो एसोसिएट करती हैं जितनी भी रिफ्लेक्सिस, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि रिफ्लेक्सिस के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो जितनी भी रिफ्लेक्सिस हैं दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके कंपोनेंट पढ़ने हैं और एक डायग्राम से मैं आपको इसमें चीजें जो है एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क चलती है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। फिर हमने मोनो और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस की भी बात करनी है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस में कि इनेट रिफ्लेक्स क्या होती है
ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स क्या होती है, इसी तरह से स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होती है। तो मुख्तलिफ तरह की रिफ्लेक्सेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से इसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अंदर आपको दो पार्ट जो है वो मिलते हैं, एक इसके अंदर आउटर पार्ट होता है और एक इसमें इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट इसे एच शेप्ड होता है एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और इसी तरह से जो बाहर की तरफ पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वाइट मैटर। तो इसमें से सवाल पेपर में आ जाते हैं कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है इसमें क्या फ़र्क है। वाइट मैटर इज़ द माइलिनेटेड पार्ट, ये माइलिनेटेड पार्ट होता है, ये सवाल पेपर में आ सकता है। एक तो इनर आउटर याद रखना है, और ग्रे मैटर जो होता है ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली जो इंटरन्यूरॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये वाली जो डिप्रेशन सा होता है, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं। और ये वाला पार्ट जो है इधर हम कहते हैं दिस इज द एंटीरियर मीडियन सल्कस। सल्कस जो होता है वो डिप्रेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से ये इसके अंदर जो आपको हॉर्न्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको हॉर्न मिलते हैं इनको हम कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, यानी अपेंडेजिस से अराइज होते हैं। और ये वाले जो हॉर्न आपको नजर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न है। अब इसमें जो ग्रे मैटर होता है इसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल भी होती है जिसके अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द सेंट्रल कैनाल। तो अब मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके साथ ही हम जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क है, उसको भी हम देख लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं, अब लाइक मैं कहता हूँ कि दिस इज द नर्व, तो जितनी भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं दे आर ऑल द मिक्स्ड नर्व। तो ये मिक्स नर्व है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, और ये याद रखना है ये सारी की सारी मिक्स्ड होती है। मिक्स नर्व होती है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होगा और जिसमें मोटर न्यूरॉन भी होगा, तो इसका मतलब इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन होंगे। इस पे हम बात कर लेते हैं। अब जो इसमें कंपोनेंट है कौन कौन से स्पाइनल कॉर्ड में, मैं यहां से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। लाइक ये है रिसेप्टर सेल्स जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करेंगे, लाइक दीज आर द रिसेप्टर्स, और इन तक कोई स्टिमुलस आ रहा है, और वो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस जो है वो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि इसके साथ जो है वो हाथ के साथ टच होगी और एक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगी। अब इस सिग्नल को यहां से कैरी करके लाएंगे, और कैरी करके जो लाएंगे वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो सिग्नल को कैरी करेंगे उनको हम सेंसरी न्यूरॉन, या जैसे हमने नाम यूज किया था एफरेंट न्यूरॉन। उसके अंदर ये वाला पार्ट इसका डेंड्रॉन होगा, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो है उसका पार्ट डेंड्रॉन होता है। उसके बाद यहाँ उसकी सेल बॉडी है, और फिर जो एक्सॉन है वो इस डॉर्सल हॉर्न के साथ अटैच होके अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली इसकी सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, और ये वाला सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सॉन जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा। अब सेंसरी न्यूरॉन एक जो पाथ बना रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स आ का, वो आपने याद रखना है कि ये एफरेंट पाथ्स बनाते हैं, एफरेंट पाथ्स। और ये एफरेंट पाथ जो होगा इसके लिए हम एक पाथ जो है वो डॉर्सल पाथ भी कहते हैं। ये भी बात याद रखनी है, डॉर्सल पाथ। तो डॉर्सल के अंदर डॉर्सल रूट भी कहते हैं। डॉर्सल रूट के अंदर दो आगे पार्ट आ जाते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी है और डॉर्सल रूट नर्व्स भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये डॉर्सल पार्ट बनाएंगे। अब यहां से आगे सिग्नल जो है वो चला जाएगा इंटरन्यूरॉन के पास। अब इंटरन्यूरॉन के जो इंटरन्यूरॉन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, वो इस सिग्नल को रिसीव करेंगे, और इस सिग्नल को रिसीव करके आगे ये एसोसिएट हो जाएगा मोटर न्यूरॉन के साथ। तो ये मोटर न्यूरॉन के साथ ये एसोसिएट हो जाएगा। सॉरी, ये जरा यहाँ से हो गया। तो ये मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। अब इसी नर्व के अंदर मोटर न्यूरॉन भी है। मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज देंगे जाके हमारे मसल्स को, जो कि अफेक्टर्स हैं। आप जानते हैं कि अफेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। अफेक्टर्स जो है वो मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स देंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देंगे, और रिस्पॉन्स किसी जर्क की फॉर्म में होगा या विदड्रॉल ऑफ हैंड की फॉर्म में होगा। तो ये वाला जो न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन जो कि मोटर न्यूरॉन है। अब ये मोटर न्यूरॉन दैट मेक्स द इफरेंट पाथ्स, ये इफरेंट पाथ्स बनाते हैं, या यहां आपने एक बात याद रखनी है कि ये वेंट्रल पाथ्स बनाते हैं। अब मैं आगे जाके कुछ चीजें मजीद इसमें से एक्सप्लेन भी करूं, तो ये रिस्पॉन्स शो कर देंगे। अब इसमें कंपोनेंट कौन कौन से, मैं यहाँ पे नंबर शो कर देता हूं कंपोनेंट के, कि कंपोनेंट ये है कि सबसे पहले तो आ गया स्टिमुलस नंबर 1।
कि स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर्स उसको जो है वो वहां से रिसीव करेंगे और रिसेप्टर्स से लेकर वो न्यूरॉन्स के जरिए तीसरे नंबर पे न्यूरॉन से होता हुआ वो चला जाएगा इंटर न्यूरॉन के पास। अब इंटर न्यूरॉन जो होता है ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या इसको हम कह सकते हैं, या एक वर्ड इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं, दिस इज द इंटीग्रेशन सेंटर। तो ये इंटीग्रेशन सेंटर है जो कि इंटीग्रेट कर रहा है। अब ये चौथा कंपोनेंट इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद कंपोनेंट जो आ जाएगा वो मोटर न्यूरॉन का कंपोनेंट आ जाएगा। आपने याद रखना है कि मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज को वहां से लेके जाते हैं, और किसकी तरफ मैसेज लेके जाते हैं, अफेक्टर्स की तरफ लेके जाते हैं। तो इसके अंदर मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि हम स्टिमुलस को अगर यहां से रिमूव कर दें तो बाकी बच जाते हैं 5 कंपोनेंट के। रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस को, सेंसरी न्यूरॉन आ गए, सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएंगे, उसके अंदर इंटीग्रेशन सेंटर आ गया, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन आ गया, तो मोटर न्यूरॉन जो है वो अफेक्टर तक जाएंगे। अगर मैं इनका नंबरिंग यहाँ चेंज कर देता हूँ, 5 कंपोनेंट अगर हम बनाएं तो एक रिसेप्टर आ गया, दूसरा जो है वो सेंसरी न्यूरॉन आ गया, तीसरा जो है वो सेंट्रल जो इसके अंदर इंटीग्रेशन सेंटर आ गया, फोर्थ कंपोनेंट जो है इसके अंदर मोटर न्यूरॉन आ गया, और फिफ्थ कंपोनेंट जो है वो आ गया अफेक्टर। तो इस तरह से रिस्पॉन्स जो है उसको कैरिड आउट करते हैं। अब यहाँ 2-3 सवाल पेपर के अंदर आ सकते हैं, और वो याद रखने वाली चीजें ये हैं कि डोर्सल पाथ और वेंट्रल पाथ, इसमें कौन से न्यूरॉन होते हैं। तो एक तो आपने याद रखना, डोर्सल पाथ में कौन सा न्यूरॉन आ गया, सेंसरी न्यूरॉन। वेंट्रल पाथ के अंदर कौन सा न्यूरॉन आ गया, मोटर न्यूरॉन। लेकिन 2 वर्ड और यूज होते हैं जो कि इसी से रिलेट करेंगे। एक मैं वर्ड यूज करूंगा नर्व, और एक मैं वर्ड यूज करूंगा गैंग्लिया। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो वर्ड है। नर्व जो है दैट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डेंड्रॉन्स, ये हम डेंड्रॉन्स या एक्सॉन्स की कलेक्शन को नर्व कहते हैं। और गैंग्लिया हम वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज फॉर द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडीज की जो कलेक्शन है उसके लिए हम वर्ड गैंग्लिया यूज करेंगे। अब सवाल ये पेपर में आ सकता है, लाइक मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन कंटेन्स, ऐसे सवाल आ सकता है। तो ऑप्शन आ जाएंगी, क्या एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, या सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन, या डेंड्रॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, या सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि डॉर्सल किसके लिए वर्ड यूज होता है। तो डॉर्सल जो पार्ट है दैट इज फॉर द सेंसरी न्यूरॉन, और उसके बाद आ गया गैंग्लिया। तो जो गैंग्लिया वर्ड यूज होगा इसका मतलब है वो सेल बॉडी के लिए होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी कि सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। इसी तरह से अगर आ जाए डॉर्सल रूट नर्व, तो डेंड्रॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। अगर आ जाए वेंट्रल रूट नर्व, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा था एक पॉइंट कि ये आपको एक्सॉन मिलता है, एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है दैट मेक्स द वेंट्रल रूट नर्व। तो इसने वेंट्रल रूट नर्व बनानी है। तो गैंग्लिया और नर्व में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से उसको आंसर करना है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सेस की 2 टाइप है, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक। और उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे रिफ्लेक्सेस की। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस कंपेयर करते हैं हम, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। जैसा कि देखें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में फर्क ये है कि इसके अंदर एक सिंगल साइनेप्स बनेगा और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल साइनेप्स बनेंगे। पहला आपको डिफरेंस जो है वो इसके अंदर ये मिल रहा है। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो इसके अंदर जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होती है उसमें नो इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व, इसमें इंटर न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर साइनेप्स जो है वो किसके दरमियान बनेगा, तो इसमें डायरेक्ट जो साइनेप्स बनता है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स जो है वो बनता है। लेकिन इस तरफ हमने देखा कि इंटर न्यूरॉन साइनेप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों में देखें कि क्यों मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होती क्यों है,
कि ये जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होती है ये रैपिड रिस्पॉन्स होती है, ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है उससे ज्यादा रैपिड होगी, क्योंकि साइनेप्स एक बनेगा और आप जानते हैं कि साइनेप्स जैसे ही बनेगा वहां डिले आ जाएगा क्योंकि उसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये वाली जो साइनेप्स होती है वो स्लो साइनेप्स होती है, यानी स्लो रिस्पॉन्स इसका होता है। अब अगर हम डिफरेंस में देखें, एग्जाम्पल वाला सवाल आ सकता है कि कौन सी मोनोसिनेप्टिक है, कौन सी पॉलीसिनेप्टिक है। मोनोसिनेप्टिक जो रिफ्लेक्स है उसकी एग्जाम्पल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसके अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स या हम नी जर्क रिफ्लेक्स के, ये मोनोसिनेप्टिक है। और अगर आप पॉलीसिनेप्टिक जो है उसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके अंदर विदड्रॉल जो रिफ्लेक्स होती है, विदड्रॉल, या हम इसको कहते हैं कि दिस इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होती है। तो ये दो तरह की रिफ्लेक्सेस हैं, एक तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है और इसके बाद जो मैंने जैसे कहा था कि इसकी क्लासिफिकेशन है रिफ्लेक्सेस की, तो देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस जो है उसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। अब अपने क्लासिफिकेशन में ये करना है कि सिंपली आपने उसका नाम और उसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये रिफ्लेक्स है किस तरह की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्स है उसका नाम है इन्नेट रिफ्लेक्स। अब देखिए जो इन्नेट रिफ्लेक्स है ये नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये ऐसी रिफ्लेक्स होती है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, कि बर्थ से ही ये प्रेजेंट है रिफ्लेक्स, बाय बर्थ उसके अंदर ये प्रेजेंट है, उसको हम इन्नेट रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो एग्जांपल आएगी वो है सक्लिंग रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के अंदर जो न्यू बॉर्न होते हैं, कोई भी चीज उनके हाथ में होती है उसको मुंह में डालते हैं, अंगूठा चूसते हैं, ये वाली रिफ्लेक्स जो है दिस इज द इन्नेट रिफ्लेक्स। दूसरी जो रिफ्लेक्स है वो है इक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ये एक ऐसी रिफ्लेक्स है जो कि लर्न होती है बाय एक्सपीरियंस, यानी वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंज आती है, तो ऐसी रिफ्लेक्स जो उसको हम कहते हैं इक्वायर्ड रिफ्लेक्स। जैसा कि आपने कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पढ़ी हुई हैं, और ये पैवलोव एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि रिंगिंग बेल के साथ वो फूड देता था डॉग को और उससे वो इस चीज को लर्न कर गया। तो ये वाली जो रिफ्लेक्स है ये स्पेशली जो पैवलोव एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये रिफ्लेक्स है। तो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स जो कि एक्सपीरियंस से वो लर्न करता है। थर्ड जो रिफ्लेक्स को हम यहां पे लेंगे दैट रिफ्लेक्स इज द सोमैटिक रिफ्लेक्स। अब सोमैटिक रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होती है जिसके अंदर स्केलेटल मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो स्केलेटल मसल अगर इन्वॉल्व हैं तो वो सोमैटिक रिफ्लेक्स है। और इसके अंदर अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो जो नी जर्क रिफ्लेक्स है ये एक सोमैटिक रिफ्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो स्केलेटल मसल है वो इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो रिफ्लेक्स है उसका नाम है ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स। अब ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स के भी नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी रिफ्लेक्स है जिसमें या तो स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होंगे या इसके अंदर कार्डिक मसल जो है वो इन्वॉल्व होंगे, और या फिर इसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ऐसी हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। तो ये रिफ्लेक्स ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स होगी। अब इसके अंदर जो अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो जो पेपिलरी मसल्स होती है आई मूवमेंट जो कि ब्राइट लाइट के अंदर होगी, वो वाली मूवमेंट हम ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स में लेंगे क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसी तरह की बहुत सी रिफ्लेक्स जिसके अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस के जो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, उसको हम ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये भी नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी रिफ्लेक्स है जो कि प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जो रिफ्लेक्स होगी। और इसमें भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होगी जिसको विदड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं या नी जर्क रिफ्लेक्स जो है, इन दोनों की एग्जांपल आपने याद रखनी है। तो विदड्रॉल जो रिफ्लेक्स होती है ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होती है। इस तरह से सिक्स नंबर पे जो रिफ्लेक्स आएगी उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी रिफ्लेक्स। अब रेगुलेटरी रिफ्लेक्स जो होती है वो एक ऐसी रिफ्लेक्स है जो कि होम्योस्टैटिक फिनोमिनास के अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस के लिए भी रिफ्लेक्सेस होती हैं, उसको हम रेगुलेटरी रिफ्लेक्स कहते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे अगर हम यहां पर देखें कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करते हैं, तो ये वाली रिफ्लेक्स जो है इट्स कॉल्ड द रेगुलेटरी रिफ्लेक्स। उसके बाद सेवंथ नंबर पे आ जाएगी स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होती है जो कि एसोसिएट होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। और इसकी एग्जांपल भी हम विदड्रॉल रिफ्लेक्स की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया है कि ये विदड्रॉल रिफ्लेक्स एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट होती है। इसी तरह से आखिरी हम बात करेंगे वो है क्रेनियल रिफ्लेक्स। देखिए इनके नेम्स ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी रिफ्लेक्स जो कि ब्रेन के साथ एसोसिएट होती है वो क्रेनियल रिफ्लेक्स है। और ये जो पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है जिससे आईज जो है वो लाइट के अंदर ब्लिंक करती हैं,
तो ये वाली रिफ्लेक्स जो होती है ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है, सॉरी क्रेनियल रिफ्लेक्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस में से जस्ट वन लाइनर आपने याद रखना है कि ये रिफ्लेक्स, और स्पेशली जो इसमें अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि कौन सी रिफ्लेक्स है, आपने एक कंडीशन रिफ्लेक्स एक्वायर्ड वाली याद रखनी है मस्ट, सोमैटिक रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, ये हमने देखा था कि ये मोनोसाइनेप्टिक भी है, ये भी हमने इसको साथ इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद विदड्रॉल रिफ्लेक्स की जो जो एग्जांपल आई ये आपने मस्ट जो है इसके अंदर लर्न कर लेना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्सेस का।